दोस्तों अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खुलाने का सोच रहे हैं, कोटक 811 अकाउंट खुलाने का सोच रहे हैं, तो यार आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसके लिए इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लगभग कोटक 811 अकाउंट में पिछला 1.5-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब इतना टाइम हो चुका है इस बैंक में मेरा अकाउंट खुलवाए, और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और ढेर सारे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। मतलब एकदम दबा के यूज़ कर रहा हूँ। सारे टाइप के मैं पेमेंट्स यहाँ पर यूज़ करता हूँ। मतलब जितने भी इसके नेट बैंकिंग हुआ, मोबाइल बैंकिंग हुआ, या फिर UPI पेमेंट्स हुआ, हर एक टाइप का मैं पेमेंट्स करता हूँ यहाँ पर। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक, उसी के साथ साथ मतलब जितने भी मुझे इसमें एडवांटेजेस लगे, अच्छाइयाँ लगी या फिर बुराइयाँ लगी, डिसएडवांटेजेस लगे, सारे के सारे बातों को इस वीडियो में शेयर करने वाला है। तो यार वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। और हो सकता है कि आपके डिसीजन मेकिंग का जो भी मतलब प्लान है या फिर आप जो भी सोच रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले कि आपको यहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है कोटक महिंद्रा बैंक में, कोटक 811 वाले अकाउंट में, तो दोस्तों वो ये है कि अकाउंट खुलवाते टाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो दोस्तों जिस टाइम मैंने अकाउंट खुलवाया तो मैं रात को लगभग 11 बजे मैं अकाउंट खोल रहा था, तो मुझे वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं मिल पाया। बट मैंने फॉर्म को कंटिन्यू किया और वहाँ पर मैंने बेसिकली ट्राई किया था कि मेरे घर पे आकर KYC ले ली जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो उसमें वहाँ पर बताया गया मुझे कि आपके एरिया में एजेंट आ नहीं सकता। बट ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसा 2 दिन बाद एजेंट का फ़ोन आया कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपना घर के पास का लैंडमार्क बता दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो बेसिकली 2 दिन के अंदर में ही वो एजेंट मेरे घर आया। मेरे घर आके मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड देखा और मेरा बायोमेट्रिक लेकर KYC कर दिया। तो यार अकाउंट खुलवाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर घर आके अकाउंट खोला जा रहा है तो ये बहुत ही सही चीज़ लगी है मुझे पर्सनली, क्योंकि यार घर आके अकाउंट खोलना एक अच्छा सिस्टम रहता है, मुझे घर से कहीं भी निकलना नहीं पड़ा। तो इसके लिए एक परफेक्ट डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस मुझे मिला है, क्योंकि मेरे घर बैठे ही मैंने ये अकाउंट खोल लिया है, फुल KYC अकाउंट। दोस्तों अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है वो है दोस्तों कि अकाउंट में पैसे डालना। बिकॉज आपको पता है ये बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म का अकाउंट है, तो यहाँ पर थोड़ी सी पैसे डालने की लिमिट दी गई है। आप ब्रांच में बस एक बार ही जाकर पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो मैं इसमें ऑनलाइन के थ्रू पैसा भेजता हूँ। मैंने इसमें NEFT के थ्रू भेजा है, IMPS के थ्रू भेजा है, UPI के भी थ्रू भेजा है। आज तक कोई भी पेमेंट अटका नहीं, या फिर ऐसा कभी कोई मैसेज आता है फ़ोनपे में कि दूसरे साइड का आपके रिसीवर का बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी मतलब परेशानी मुझे फेस करने के लिए अभी तक टिल द डेट तो भैया नहीं मिली है। तो इसलिए आगे का पता नहीं, बट हाँ अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मूथ होते हैं, और मैंने जितने बार भी इसमें फंडिंग की है बहुत ही सिंपली एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट, तो इसमें पैसे मेरे एंटर हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए डिपॉजिटिंग वगैरह करने में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा। अब दोस्तों अब मैं तीसरे नंबर में थोड़ा सा इसके चार्जेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि चार्जेस कैसे। तो दोस्तों इसके चार्जेस के लेके मैं थोड़ा सा यहाँ पर नाराज हूँ। बिकॉज यहाँ पर डेबिट कार्ड का अगर हम चार्जेस देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, 199 प्लस GST। तो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा ही चार्जेस लगते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसके चेकबुक पर भी देखें तो 75 के आसपास आपको वहाँ पर भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये भी मुझे अजीब बात लगी कि यार चेकबुक पर कौन चार्ज करता है भाई। तो चेकबुक पर भी चार्ज लगता है, ATM पर भी चार्ज लगता है। तो ये कुछ चार्जेस है जो कि मुझे परेशान करता है। हालांकि और इसके अलावा मुझे अभी तक मेरे अकाउंट में मतलब बैलेंस वगैरह के लिए या फिर किसी कोई मंथली SMS के लिए कोई भी ऐसे पैसे नहीं काटे गए हैं। तो इसलिए ये मुझे बहुत ही एक सही चीज़ लगा कि ऐसे चीज़ों के लिए पैसे नहीं काटे जाते हैं। बेसिकली यही जो ये ATM और ये चेकबुक वाला है, ये 2 चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सी मतलब अच्छा नहीं लगा। बट खैर मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पहले से 2 अकाउंट है और इसलिए मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अकाउंट खोला है, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ मैनुअल वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चौथा नंबर पर और एक पॉइंट के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, वो है दोस्तों ट्रांजेक्शन एक्यूरेसी। मतलब यार इसका कितना मतलब सक्सेसफुल रेट है। तो दोस्तों बेसिकली अभी तक करेंटली टिल द डेट ये मेरे लिए 100% है। बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन किए अलग अलग वेबसाइट्स पे किए हैं, अलग अलग तरीक़ों से किए हैं। आपका डेबिट कार्ड से किया है, IMPS के थ्रू किया है, UPI के थ्रू किया है। दोस्तों ऐसा कभी भी मतलब नहीं हुआ है कि पेमेंट अटक गया हो, मतलब ऐसा अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे मैं अलग अलग साइट्स पे पेमेंट करता हूँ, दुकानों में पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मतलब ये सब जगह पर मुझे ऐसा आज तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करने को मिला है। मैंने लगभग दोस्तों इसमें हर एक तरह के पेमेंट किए हैं। ऑनलाइन भी मैंने किया है, चेक के थ्रू भी किया है। मैंने चेक डिपॉजिट किया था यहाँ पर, हालांकि मेरे पास चेकबुक नहीं है तो मैं चेक के दूसरे बैंक में तो दे पाया, लेकिन हाँ मैंने अपने ब्रांच में जाकर चेक डिपॉजिट किया है, NEFT किया है, IMPS भी करवाया है, हर एक तरीके का प्लेटफॉर्म और नेट बैंकिंग वगैरह भी यूज़ किया है। हर एक तरह का मतलब यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन यूज़ कर चुका हूँ। तो दोस्तों इसलिए पर्सनल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इसका ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ होता है, कहीं भी मुझे प्रॉब्लम आज तक नहीं देखने को मिली है। अब दोस्तों ये तो कुछ थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपसे मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करना चाहूँगा कि बेसिकली मुझे पर्सनली क्या लगा कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि कंक्लूजन में क्या निकलता है ओवरऑल माई एक्सपीरियंस।
सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एडवांटेज की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला एडवांटेज निकल के आता है वही है कि बेसिकली अभी तक टिल द डेट मैंने जितने भी बैंक अकाउंट यूज़ किए हैं, अभी जितने बैंक्स देखे हैं, उनमें मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करने वाला यही अकाउंट मिला है, कोटक 811। मैंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी यूज़ किया है और SBI, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, बहुत सारे बैंक यूज़ किए हैं। बट हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना मुझे ये बैंक अच्छा लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे जितना अच्छा लगा और कोई भी नहीं लगा। दोस्तों इसकी दूसरी जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो ये दोस्तों कि इसका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। बेसिकली मैं सबको ये बोलूँगा कि आप इसके एक बार मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिएगा। इसमें इतने सारे मुझे फीचर्स दिखा। अगर हम SBI के भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बात कीजिए, सबसे जो बड़ी बात मुझे लगी वो ये दोस्तों कि इसमें आपको UPI ऐप भी मिल जा रहा है। मतलब अगर आप सामने से कहीं UPI पेमेंट करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से कोटक UPI नामक कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, जो कि आपको SBI वगैरह में SBI UPI करना पड़ता है। फिर अलग अलग बैंक में अलग अलग मतलब उसके UPI के लिए भी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। वो चीज़ मुझे इसमें नहीं देखने को मिला। एक ऐप में दोस्तों हर एक चीज़ आपको मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, A to Z अलग अलग टाइप के पेमेंट्स, QR पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स, हर एक चीज़, मतलब कुछ भी बाकी नहीं उन्होंने छोड़ा है। तो मुझे बेसिकली पर्सनली इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी एप्लीकेशन यूज़ किए उसमें सबसे बेस्ट था ये। सो दोस्तों यही बस इसके कुछ एडवांटेजेस थे। बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इसके बारे में बताने लायक है नहीं, क्योंकि और जो भी एडवांटेजेस है वो सारे भी बैंक्स में होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे इस अकाउंट में ख़राब लगी और मतलब लगता है कि यार ये चीज़ अगर सुधारा जा सकता था तो ये अकाउंट काफ़ी अच्छा हो जाता। सो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस लग जा रहा है अगर आप इस अकाउंट को मैनुअली यूज़ करते हैं तो। मतलब कई लोग होते हैं जो लोग अकाउंट को मैनुअली यूज़ करना चालू करते हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं यूज़ करते हैं, डायरेक्टली वो चेक पेमेंट वगैरह करते हैं, ब्रांच के साथ मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये अकाउंट एकदम सही नहीं है, बिकॉज वो परेशान हो जाएंगे चार्जेस देते कि बहुत सारे चार्ज आपको लगने वाले हैं अगर आप मैनुअली इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो बेसिकली यही बात है, मैनुअल प्लेटफॉर्म पे अकाउंट एकदम मैं कभी भी किसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि यार आप मैनुअल ट्रांजेक्शन के लिए कोटक 811 वाला अकाउंट खोले। भले आप इसका दूसरा कोई वेरिएंट का अकाउंट खोल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, बट हाँ कोटक 811 मेरे को नहीं लगता मैनुअल के लिए बेस्ट है। दूसरा चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कि आपका ब्रांच में बस एक ही डिपॉजिट होता है। ये चीज़ मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगी कि यार एक बार डिपॉजिट करने में मतलब क्या एटलीस्ट 3 बार देते तो यार एक बात भी रहता। महीने बस आपको एक डिपॉजिट कर सकते हैं, तो या फिर वो डिपॉजिट हो सकता है या फिर विड्रॉल हो सकता है, वो भी 10,000 तक की ही लिमिट दी गई है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी कि यार मतलब इतना कम लिमिट आप दे दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा बहुत खटकता है कि बहुत ही ये लिमिट को कम कर दिया गया है। तो अगर हमें ब्रांच से भी थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन की लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाती तो काफ़ी अच्छा रहता। और दोस्तों जो तीसरा यहाँ पर पॉइंट निकल कर था वो है दोस्तों इसका लो ATM नेटवर्क। इसके ATM नेटवर्क काफ़ी लो है। आपको कोटक महिंद्रा बैंक का ATMs लगभग ना के बराबर देखने को मिलते हैं। मेरे एरिया में कहीं भी नहीं है, भले मेरे को दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर में सबसे पहला कोटक का एक आपको ATM देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये एक बात है कि आपको ATM के नेटवर्क बहुत ना के बराबर देखने को मिले, तो आपको कैश विड्रॉल के लिए दूसरे ही ATM में जाना पड़ेगा। हालांकि ये कुछ खास मैटर नहीं करता, बिकॉज इसके कार्ड पर आप दूसरे भी ATM से 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट हाँ यार एक वो रहता है अगर उसी बैंक का, तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि कुछ खास मैटर नहीं करता है, बट हाँ ये एक पॉइंट है इसलिए मैंने बताया आपको। सो दोस्तों बस यही था इसके बारे में कोटक 811 का मेरा एक्सपीरियंस। अब इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन में आते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन में आपको यही बोलूँगा कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कोटक 811 आपके लिए बेस्ट अकाउंट साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअल यूज़र हैं तब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप चेकबुक यूज़ करते हैं तब भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आप चेक के चार्ज लगेंगे। तो अगर आपको 75 रुपीज़ देने में कुछ है नहीं तो आप दे सकते हैं, बट दोस्तों वहाँ पर भी आपको मतलब 25 ही आपको लीव्स मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको उसके बाद फिर पैसे देने पड़ेंगे जितना बार भी आप चेकबुक लेते हैं। तो बेसिकली बहुत एक सिंपल कंक्लूजन था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वैसे चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो पे एक और अच्छे टॉपिक साथ, ध्यान रखें। थैंक यू।